हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यहाँ पर मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, आप इसको पढ़ सकते हैं। हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट किए हैं जिसमें हम लोग सैम्पल पेपर जो आया है जैक बोर्ड के तरफ से उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग इसका सैम्पल का सेट 3 सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि क्लास 12 के लिए आया हुआ। ठीक है, 1-2 ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन यानी कि 1 से लेकर के 7 तक क्वेश्चन जो है वो एक सेंटेंस में आंसर करने वाले हैं, और 7 से 14 है वो आपको 50 वर्ड्स में आंसर करने हैं, और 14 से ऊपर वाले जो हैं वो आपको 100 एंड 150 वर्ड्स में आंसर करने। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिंगल सेंटेंस वाले से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों का है कि एडम स्मिथ जो है, सॉरी, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर के नाम से हमें किनको जानते हैं, तो एडम स्मिथ को जानते हैं। आप यहाँ पर डायरेक्टली सिर्फ एडम स्मिथ भी लिख करके काम चला सकते थे, लेकिन एक सेंटेंस में लिखने के लिए कहा गया, इसलिए एक सेंटेंस हम लोग फॉर्मेट कर देंगे। नेक्स्ट हम लोगों का कि हम लोगों का नेशनल इनकम मेज़र करने का 3 कौन कौन से मेथड है। तो हम लोगों का क्या है, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तीसरा क्वेश्चन है इंजेक्शन क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। तो इंजेक्शन जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम जो है उसको हम लोग फ्लो में लाते हैं, मतलब कि पैसे को लाना। इंजेक्ट करना मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को और इंक्रीज करना, जैसे कि सच एज एडिशन टू इन्वेस्टमेंट किए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में मतलब कि इंक्रीज कर रहे हैं, या फिर एक्सपोर्ट में हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इसका 4 है कि हम लोगों को डिफाइन करना है मनी को। तो मनी एक कमोडिटी है जो कि एक्सेप्ट होता है जनरल कंसेंट से, किसके लिए, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ये हमारे लिए, जो कि सर्कुलेट होता है हर इंसान से इंसान में और कंट्री टू कंट्री में, ताकि फैसिलिटेट हो सके ट्रेड, और साथ साथ में ये है प्रिंसिपल मेजर ऑफ वेल्थ भी है। आप चाहे तो ये लास्ट वाला सेंटेंस हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ तक में भी आप आंसर करेंगे तो आपका ये कंप्लीट रहेगा। 5 है डिफाइंड ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, तो ये एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है जो कि हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि बेसिक नेसेसिटी हम लोग अपना पूरा कर रहे होते हैं, जब फूड शेल्टर्स या किसी भी तरीके से जब हम लोगों का बिल्कुल इनकम ज़ीरो भी हो जाता है, तो यानी कि कुछ तो चीज़ें ऐसी होती है ना, बेसिक, जो हमारा इनकम हो या ना हो हमको वो पूरा करना होता है। जैसे कि खाना खाना, अगर किसी साल आपका इनकम नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, अपने सेविंग से ही खर्च करेंगे, लेकिन आपका बेसिक नीड तो कम से कम आप फुलफिल करेंगे। यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट का और इसका 7 का जो है वो आंसर मैंने यहाँ पे लंबा दे दिया है, लेकिन आपको बस 1 से 1.5 लाइन इसका जो आपको अच्छा लगे उसमें से इसमें आप निकालिए, उसका आंसर आप कर सकते हैं। एक से 2 लाइन में आपका आंसर करना है। तो कैपिटल रिसिप्ट कैसा होता है, इनकम रिसिप्ड बाय द कंपनी विच इज़ नॉन रिकरिंग इन नेचर। तो कैपिटल रिसिप्ट कैसे होता है, जो कि हमारे नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, यानी कि जो बार बार नहीं होता है। दे आर द पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ रेदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हमारा फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब कि क्या, जो बिजनेस को चलाने के लिए हम लोग एक्टिविटी कर रहे होते। कैपिटल रिसिप्ट आर रिसिप्ट that create liabilities और reduce financial assets। कैपिटल रिसिप्ट वैसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं लाइबिलिटीज़ और रिड्यूस करते हैं क्या, फाइनेंशियल एसेट्स को। दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू इनकमिंग कैश इनफ्लो। इसको हम लोग कैश इनफ्लो से भी रेफर कर सकते हैं। कैश रिसिप्ट कैन बी बोथ नॉन डेप्ट एंड डेप्ट रिसिप्ट। कैश जो हम लोग कैपिटल रिसिप्ट जो हम लोगों का होता है, ये डेप्ट के साथ में भी हो सकता है या बिना डेप्ट का भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी कि हर बार डेप्ट लेकर के ही पैसे आ रहे हैं। लोन फ्रॉम द जनरल पब्लिक, फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड रिजर्व्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म क्रूशियल पार्ट ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट, है ना। तो जो भी हमारे जनरल पब्लिक से लोन ले रहे हैं या फॉरेन गवर्नमेंट से लोन ले रहे हैं या आरबीआई से जो लोन ले रहे हैं, ये सभी जो है वो हमारे क्रूशियल पार्ट है कैपिटल रिसिप्ट्स की। नेक्स्ट हम लोगों का इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पोर्ट। अब इम्पोर्ट क्या होता है, तो इम्पोर्ट जो है वो हम लोग गुड्स और सर्विसेज का करते हैं एक कंट्री में जो कि किसी और कंट्री में बना होता है। इम्पोर्ट जो है और एक्सपोर्ट जो है वो कंपोनेंट है हमारे किसका, इंटरनेशनल ट्रेड का है।
इफ द वैल्यू ऑफ अ कंट्री इम्पोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट, द कंट्री हैज़ अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर हम लोगों का एक्सपोर्ट कम होगा और इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें हम लोगों को क्या हो जाएगा, नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड देखने को मिलेगा, जिसको कि हम लोग ट्रेड डिफिसिट के नाम से भी जानते हैं। Imported goods or services are attractive when domestic industries cannot produce similar goods or service cheaply or efficiently। तो इम्पोर्टेड गुड्स और सर्विसेज जो है वो अट्रैक्ट कब करते हैं डोमेस्टिक वाले को, जब इंडस्ट्रीज उसी तरीके के गुड्स जो है वो एक डोमेस्टिक कंट्री में नहीं बना पा रहे हैं या फिर चीप जो है वो उस प्राइस पे नहीं बना पा रहे हैं। कंट्रीज में ऑल्सो इम्पोर्ट रॉ मटेरियल कमोडिटीज दैट आर नॉट अवेलेबल विद इन द बॉर्डर। साथ साथ में हम लोग जरूरी नहीं है कि अपने सिर्फ प्राइसेस को भी देख के ही करें, हो सकता है कि कोई चीज़ें जो है वो कंट्री में है ही नहीं तो उसको बाहर से तो मंगवाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोगों का 8 है, डिस्क्राइब द एक्सटर्नल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी की तरफ से हमको बताना है कि एक्सटर्नल सेक्टर्स क्या होते हैं। तो एक्सटर्नल सेक्टर जो है वो क्या होता है, पोर्शन ऑफ अ कंट्री इकोनॉमी होता है जो कि इंटरैक्ट क्या करता है विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज, जो कि बाहर के इकोनॉमीज के साथ में इंटरैक्ट कर रहा होता। इन द गुड्स मार्केट द एक्सटर्नल सेक्टर इन्वॉल्व्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सटर्नल सेक्टर्स में हम लोग एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। इन द फाइनेंशियल मार्केट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कैपिटल का फ्लोज को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमी विच टेक्स प्लेस इन द फॉरेन करेंसी, या फिर कोई भी जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं जो फॉरेन करेंसी में होता है उसको भी हम लोग इसी सेक्टर में डाल सकते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, एक्सटर्नल डिप्स है, करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सेट्रा। ये सभी जो है वो हम लोगों का क्या है कि एक्सटर्नल मतलब कि सेक्टर्स में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड सरप्लस एंड ट्रेड डिफिसिट। अब ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डिफिसिट में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि ट्रेड सरप्लस, तो ट्रेड सरप्लस क्या होता है, रेफर्स टू ऐसे सिचुएशन को बताते हैं जहाँ पे एक्सपोर्ट हम लोग जो है वो ज़्यादा करते हैं गुड्स और सर्विसेज का इम्पोर्ट के बदले में एंड सर्विसेज ऑफ अ कंट्री। ट्रेड सरप्लस इज द पॉजिटिव नेट बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये हम लोगों का एक पॉजिटिव नेट बैलेंस होता है। ट्रेड सरप्लस हैव द पॉजिटिव रिलेशन विद द करेंसी एक्सचेंज, और इसका जो है पॉजिटिव रिलेशन भी होता है हमारे करेंसी के एक्सचेंज से। दो अगर बात करें तो ट्रेड डिफिसिट कैसा होता है, तो ट्रेड डिफिसिट रेफर्स करते हुए सिचुएशन के जहाँ पे एक्सपोर्ट जो है हमारे गुड्स और सर्विसेज का वो कम होता है इम्पोर्ट के मुकाबले, मतलब कि हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का एक कंट्री से। ट्रेड डिफिसिट जो है इसको हम लोग नेगेटिव बैलेंस के जैसा देख सकते हैं, और ये जो है इसका हम लोगों का अपोजिट इफेक्ट जो हम लोग को देखने को मिलता है हमारे करेंसी के एक्सचेंज रेट वैल्यू पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इलस्ट्रेट करना है हम लोगों को कंपोनेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, जिसको कि हमको एग्जाम्पल के साथ में बताना है कि आखिर कैपिटल गुड है क्या, और उसका साथ साथ में हमको एग्जाम्पल भी देना है। तो कैपिटल गुड रेफर्स करते हैं हम लोग वैसे प्रोडक्ट को जो कि हम लोग यूज़ करने वाले होते हैं किसी और गुड्स के प्रोडक्शन में, बट नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द न्यू प्रोडक्ट। लेकिन हम लोग उससे दूसरा सामान बनाएंगे लेकिन उसको हम लोग उसमें कहीं पे भी उसका पार्ट नहीं होगा। इंटरमीडिएट गुड और कैपिटल गुड में डिफरेंस समझ रहे ना। इंटरमीडिएट गुड का इस्तेमाल करके नया सामान बना लिया जाता है, जैसे कि फ्लोर का इस्तेमाल करके हम लोग ब्रेड बना लेते हैं, लेकिन मशीन का यूज़ करके हम लोग सिर्फ ब्रेड ही बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो मशीन होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल गुड रहेगा। मशीन भी चाहिए हमको ब्रेड बनाने के लिए, फ्लोर भी चाहिए, लेकिन फ्लोर हमारा क्या इंटरमीडिएट गुड है क्योंकि यही कन्वर्ट हो रहा है फाइनल गुड में, और यहाँ पे मशीन का यूज़ करके हम लोग बस क्या करें, ब्रेड बना रहे हैं। यही चीज़ यहाँ पे कहने का मतलब है। दिस इंक्लूड मशीन टूल्स, इंक्लूड मशीनरी, प्रोसेस प्लांट इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शंस और माइनिंग के इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, टेक्सटाइल्स के, मशीनरी के, प्रिंटिंग पैकेजिंग मशीनरी, जितने भी होते हैं मशीन्स बेसिकली आप कह सकते हैं कि हमारे कैपिटल में आ जाते। नेक्स्ट है हम लोगों का 11 वर्ड, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल। मतलब कि डबल कोइंसिडेंस से आप क्या समझते हैं, इसके लिए हम लोगों को एक एग्जांपल देना। तो जैसे कि गुड्स और डायरेक्टली जो हम लोग एक्सचेंज करते हैं ना,
बिना पैसे के हेल्प के, तो हम लोगों को ये बार्टर सिस्टम में होता है। The occurrence when wants of a buyer and the seller both get fulfilled simultaneously in the process of exchange of mutual possesses goods is known as the double coincidence। मतलब कि दो लोगों के पास में सामान है और दोनों अपने म्यूचुअल कंसेंट से यानी कि अपने सहमति से दोनों जो है वो अपने एक दूसरे के सामान को एक्सचेंज कर रहे हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, डबल कोइंसिडेंस कहेंगे। बोथ पार्टीज सेलर एंड बायर हैव टू अग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज। दोनों बायर और सेलर को जो है वो एक दूसरे का गुड्स को बाई और सेल करने के लिए अग्री करना पड़ेगा। गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। गुड्स को जो है डायरेक्टली एक्सचेंज किया जाएगा बिना किसी पैसे के लेन देन के। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग ले तो एक्सचेंज ऑफ वन अनदर इन एक्सचेंज फॉर वन अनदर लाइक वन पर्सन एक्सचेंज इज लैपटॉप विद द मोबाइल फोन। इन दिस केस बोथ द पार्टी मस्ट बी अग्रीड अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पे दोनों को जो है वो एक दूसरे के टर्म एंड कंडीशन से जो है वो सहमत होना पड़ेगा, जहाँ पे एक आदमी अपना लैपटॉप दे करके फ़ोन लेना चाहेगा और दूसरा क्या है कि अपना फ़ोन दे करके लैपटॉप लेना चाहेगा। फ़ोन दिया, लैपटॉप लिया, अब इसको क्या होगा कि लैपटॉप ये देगा, फ़ोन लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट कंजम्पशन, है ना। तो हम लोगों को एक्स एंटे और एक्स पोस्ट कंजम्पशन के बारे में स्पेशली यहाँ पे हमको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हम लोग एक्स एंटे और एक्स पोस्ट होता क्या है। तो एक्स एंटे और एक्स पोस्ट जो वर्ड है, जो टर्मिनोलॉजी है, वो लैटिन वर्ड से लिया गया है इन प्रिडिक्टिंग द रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी, है ना। व्हेन transcribed from the Latin word ex ante is prediction of a particular event in future। ex ante मतलब कि कोई prediction जो future में होने वाला है उसके लिए किया जाता है, और such as the potential return of the company, मतलब कि या हो सकता है कि future में क्या होगा उसको हम लोग ex ante समझते हैं, है ना। Ex ante prediction are often incurred since it is impossible to account for the variable which are affected by market forces and supply and demand। ex ante जो prediction जो हम लोग करते हैं वो हम लोगों का inaccurate होता है, क्योंकि ये impossible है कि हम लोग किसी भी फ्यूचर के चीज़ों को एकदम एग्जैक्टली जो है वो कैलकुलेट कर ले, जबकि वो सभी चीज़ें जो है वो वेरिएबल्स के ऊपर में डिपेंड करता है। अगर उसी के बाद दूसरा चीज़ देखें तो एक्सपोस्ट क्या है, इसका मतलब होता है आफ्टर द इवेंट। इसका मतलब होता है एक्स एंटे का मतलब होता है बिफोर द इवेंट, एक्सपोस्ट का मतलब क्या होता है आफ्टर द इवेंट। बैकवर्ड लुकिंग इट एंड इट्स लुक एट द रिजल्ट आफ्टर दे हैव ऑलरेडी अकर्ड। और एक्सपोस्ट मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज़ हो जाता है उसके बाद में हम लोग उसको देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक्स एंटे कंजम्पशन मतलब कि क्या हो जाएगा, is the one which express the term of what people had planned to consume in the same period। मतलब कि लोग जो है वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पहले से सोच रहे हैं कि हाँ भविष्य में हम कितना कंजम्पशन करेंगे। और एक्स पोस्ट कंजम्पशन वैसा होता है जहाँ पे पीपल है जो है वो एक्चुअली कंज्यूम कर चुके हैं और हम लोग पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, जहाँ पे हमको बताना है कि पब्लिक गुड क्या है और ये किस तरीके से जो है वो प्राइवेट गुड से अलग है। तो यहाँ पे साइड में मैंने पब्लिक गुड का जो है वो डेफिनेशन दे दिया है, और यहाँ पे पब्लिक गुड का डेफिनेशन है और यहाँ पे दोनों के बीच का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो पब्लिक गुड्स कैसे होते हैं, उस तरीके के गुड जो कि प्रोवाइड होते हैं या तो नेचर से या फिर गवर्नमेंट से हम लोगों के फ्री यूज़ के लिए, है ना, जो कि पब्लिक के लिए होता है। ये कमोडिटीज़ या फिर सर्विसेज भी हो सकते हैं जो कि बेनिफिट करते हैं जितने भी मेंबर होते हैं सोसाइटीज़ के सभी को, जो कि आर ऑफन अक्सर जो है ये फ्री होता है, क्योंकि ये हम लोगों के टैक्सेशन से जो पैसा जा रहा था गवर्नमेंट के पास में उसी पैसे से ये आता है। अब पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो पब्लिक गुड जो है वो उस तरीके के गुड को कहते हैं जो हम लोगों के वांट को सेटिस्फाई कर सके। प्राइवेट गुड वो गुड होते हैं जो कि प्राइवेट वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। यहाँ पे पब्लिक वांट है, यहाँ पे प्राइवेट वांट्स है।
जैसे कि पब्लिक गुड्स जो है वो मेड जो है हम लोग के लिए फ्री रहते हैं, लेकिन प्राइवेट गुड जो है वो फाइनेंस्ड एंड सप्लाइड बाय द मार्केट ऑन द प्राइस पेमेंट। हम लोग किसी तरीके का प्राइस पेमेंट करते हैं तो हम लोगों को प्राइवेट गुड अपना मिलता है। पब्लिक गुड कैन नॉट बी प्राइज्ड इन द मार्केट, इसको मार्केट में कोई कीमत नहीं दिया जा सकता, इसको मार्केट में कीमत होता है। पब्लिक गुड जो है वो तरह के गुड होते हैं जो कि किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होता है, लेकिन प्राइवेट गुड में जो है वो हम लोगों को डिस्क्रिमिनेशन जो है वो देखने को मिलता है। द यूज़ ऑफ प्राइवेट गुड इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू दोज हु आर विलिंग टू पे द स्टिपुलेटेड प्राइस, ये उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड होता है जो कि उसके लिए प्राइस पे करने के लिए रेडी रहते हैं। पब्लिक गुड्स आर इंडिविजुअल्स, ये हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं। प्राइवेट गुड्स आर डिवाइडेड इन सो फार एज देयर इज यूज इज कंसर्न, मतलब कि जैसे जैसे उसका यूज़ होता है उसी के अकॉर्डिंगली वो जो है वो डिवाइडेड रहता है। इन द केस ऑफ पब्लिक गुड्स द कंज्यूमर कंज्यूम्स इक्वल क्वांटिटी बट पे डिफरेंट प्राइसेस। कंज्यूमर मतलब कि यहाँ पे होता है कि जितने भी होते हैं वो इक्वल क्वांटिटी पे करते हैं, लेकिन पे जो है वो डिफरेंट प्राइसेस कर रहे होते हैं। जैसे कि किसी को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, किसी को कम टैक्स पे करना पड़ता है, इस तरीके से यहाँ पे प्राइस और यूज़ का ऐसे बात किया जा रहा है। इन द केस ऑफ प्राइवेट गुड दे आर पे द सेम प्राइसेस बट परचेजेस डिफरेंट क्वांटिटीज़, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस जो है वो हम लोग सेम पे करते हैं और हम लोग अलग अलग क्वांटिटीज़ जो है वो उसका खरीदते। When the case in the case of public goods the marginal cost is either zero or close to zero, यहाँ पे जो पब्लिक गुड्स जो होते हैं यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट हम लोगों का या तो ज़ीरो होता है या फिर लगभग ज़ीरो के बराबर होता है, और वहीं पे प्राइवेट गुड्स जो होते हैं इनका मार्जिनल कॉस्ट टू इट्स यूज़र इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, जो कि हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता। 14 का है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड व्हाट आर इट्स टाइप। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है और ये कितने तरीके का होता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो डिनोट क्या करता है हम लोग का डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, जो किसी एक कंट्री में होता है किसके लिए, तो गुड्स और सर्विसेज का यहाँ पे हो सकता है। मतलब कि जनरली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो हम लोग गुड्स का ही करते हैं, तो यहाँ पे गुड्स का ही बात हो रहा है, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द विजिबल आइटम्स ओनली। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो सिर्फ विजिबल आइटम्स पे होते हैं। इट इज़ डिफरेंट बिटवीन द वैल्यूज ऑफ मर्चेंडाइज, यानी कि गुड्स, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। जो डिफरेंस होता है वो वैल्यूज ऑफ मर्चेंडाइज का होता है, यानी कि गुड्स का होता है, जो कि हम लोग एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। मतलब कि जितना अमाउंट का हम लोग एक्सपोर्ट किए उससे कम अमाउंट का हम लोग इम्पोर्ट किए, तो ये दोनों के बीच का ही जो है वो हम लोगों का बैलेंस ऑफ ट्रेड का होता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है हम लोग 3 तरीके का हो सकता है, फेवरेबल, अनफेवरेबल और इक्विलिब्रियम। फेवरेबल होगा जहाँ पे या फिर सरप्लसेस होगा जहाँ पे एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा रहेगा इम्पोर्ट से, और अनफेवरेबल यानी कि डिफिसिट वैसा रहेगा जहाँ पे इम्पोर्ट जो है वो ज़्यादा रहेगा एक्सपोर्ट से, और इक्विलिब्रियम का सिचुएशन वैसा होता है जहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों ही जो है वो इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का है यहाँ पे, तो हम लोग को बताना है यहाँ पे 3 है कि ग्रॉस डोमेस्टिक, डिप्रिशिएशन और कंज्यूमर गुड में। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होता है, तो ये टोटल मॉनेटरी वैल्यू होता है फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो कि एक जोग्राफिकल जो बाउंड्री होता है उसके अंदर में बनता है किसी एक कंट्री का, जो कि एक पीरियड के लिए ही जनरली हम लोग एक ईयर को लेकर के हम लोग काउंट करते हैं कि एक साल के अंदर है एक कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ कंट्री। हम लोग का जीडीपी यानी जो होता है वो हम लोग का बताता है कि हम लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो एक कंट्री का क्या है और कैसा चल रहा है। यहाँ पे हम लोगों को है कि नेशनल इनकम जो है वो कैलकुलेट करना है यहाँ पे, और आई थिंक कि मैंने हाँ ये डबल हो गया है, यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोगों को जो है वो कैलकुलेट करना है अपना नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर मेथड का यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे हम लोगों को ये जो एक्सपेंडिचर मेथड हम लोगों को अपनाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोला है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। तो नेशनल इनकम को हम लोग जो है वो एनएनपी
एट फैक्टर कॉस्ट के नाम से भी जानते, ठीक है। एनएनपी ऑफ फैक्टर कॉस्ट हम लोगों को मतलब कि निकालना है बेसिकली, अगर कहे तो वो भी कौन सा मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से हमको निकालना है। तो नेशनल इनकम जो है वो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं कि डायरेक्टली जितना भी कंजम्पशन हुआ है वो, जितना भी इन्वेस्टमेंट हो वो, जितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हुआ है वो, जितना नेट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स हम लोग एक्सपोर्ट से माइनस इम्पोर्ट कर लेंगे, तो ये भी हम लोग जो है वो पहुँच जाएंगे अपने एक्सपेंडिचर मेथड से। तो कंजम्पशन पे जितना इन्वेस्टमेंट जो हम लोग खर्च करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फाइनल कंजम्पशन, है ना। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन के भी नाम से जाना जाता है इसको। तो यहाँ पे हम लोग उसको लिख सकते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। साथ साथ में यहाँ पे ना हम लोगों को और इसमें ऐड कर देना होगा, क्योंकि यहाँ पे एनएनपी, यहाँ पे हम लोग फैक्टर कॉस्ट का बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ नेशनल इनकम का बात कर रहे हैं, ये मार्केट प्राइस पे, ये जो फॉर्मूला यहाँ तक में है ये मार्केट प्राइस तक के लिए होता है। लेकिन अगर हम लोग फैक्टर कॉस्ट में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी ले लेंगे। इसको लेंगे हम लोग यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ठीक है। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि NFIA है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी ले लेंगे। माइनस यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, डिप्रिशिएशन, ठीक है। तो हम लोगों को बेसिकली क्या करना है, इस फॉर्मूला में हमको इसको पुट कर देना। यहाँ पे भी इसको जो आप चाहे तो ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कंज्यूमर का जो है इसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या, यहाँ पे हो जाएगा ये हम लोगों का। तो ये यहाँ पे है, आप इसको चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यही इसी को लिखने का दूसरा तरीका ये रहा। अब जैसे कि यहाँ पे है कि प्राइवेट का फाइनल कंजम्पशन यानी कि C कितना हम लोगों का 500 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इसको 500। गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर यानी कि G जो है वो हम लोगों को कितना दिया हुआ है यहाँ पे 50 है, और इन्वेस्टमेंट यानी कि I भी जो है वो हम लोगों का वो भी कितना है 50 ही है, तो 50 + 50 हो जाएगा। यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट हम लोगों को डायरेक्टली दिया हुआ है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट हम लोगों को करने का ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा ये +2 रुपये। फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ये मेरा माइनस में ऑलरेडी दिया हुआ है कि -10 है ये, ठीक है। NFIA जो है ये हम लोगों का -50 दिया हुआ है, और डिप्रिशिएशन हम लोगों को मतलब कि 20 दिया हुआ है, ये मेरा माइनस होगा। अब इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरा इसको हम लोग जोड़ दें तो 502 ये हो जाएगा मेरा 602, और ये मेरा यहाँ पे -10 है ये, तो माइनस माइनस मेरा क्या हो जाएगा ये +10, फिर से ये बाहर आ गया, और -50 और 20 70 ये मेरा हो जाएगा इधर। अब इसको अगर हम लोग करें तो ये मेरा हो जाएगा कितना 612 - 70, जो कि हम लोग करें तो हो जाएगा कितना 542 करोड़, ठीक है। तो ये 16 नंबर का ये सॉल्यूशन रहा। 17 नंबर के लिए हम लोगों को पूछा गया है कि हम लोग कमर्शियल बैंक्स का मतलब कि कमर्शियल बैंक का क्रेडिट जो है वो कैसे बनता है, मतलब कि कमर्शियल बैंक्स कैसे क्रेडिट बनाते हैं, इसको हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो ये लॉन्ग आंसर में था, इसको हम लोगों को 80 to 150 वर्ड्स में आंसर करने हैं। तो आपको इसमें से जो याद रह जाए वो आप जा कर के लिख लेना। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही दे दिया है, इतना लिखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, मतलब समझने के पर्पज़ से भी यहाँ पे है और लिखने के पर्पज़ से भी है, जो उसमें से याद रह जाए वो लिख देना काफ़ी हो जाएगा। तो जैसे कि सेंट्रल बैंक जो होता है ना वो प्राइमरी सोर्स होता है मनी के सप्लाई का, जो कि इकोनॉमी में ये देखता है कि सर्कुलेशन जो है वो करेंसी का अच्छे से हो रहा है या नहीं है। इस बात को इंश्योर करने के लिए कि अवेलेबिलिटी जो है वो करेंसी का हो रहा है या नहीं, तो इसके क्या होता है ना कि वहाँ पे इट इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ करेंसी फॉर मीटिंग द ट्रांजेक्शन, ताकि ट्रांजेक्शन जो है वो मतलब कि इकोनॉमी में जो है वो चलता रहे। अब ये ट्रांजेक्शन हो मतलब कि करते हम लोग क्या है, जैसे कि वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम लोग करते, जैसे कि हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, या हम लोग अपना रेंट पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, अपना मेडिकल पे खर्चा कर रहे हैं, ये सभी जो है वो ट्रांजेक्शन्स जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रहे हैं या नहीं।
हाउएवर फॉर दिस पर्पस सेंट्रल बैंक को जो है वो डिपेंड होना पड़ता है रिजर्व्स जो कमर्शियल बैंक्स के होते हैं उसके ऊपर में। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक का वो क्या है, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट है। देयर फॉर मनी जो सप्लाई होता है कमर्शियल बैंक को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट मनी के नाम से भी जानते हैं। अब ये आखिर क्रेडिट क्रिएशन है क्या और ये होता कैसे है? तो कमर्शियल बैंक्स जो है वो क्रिएट करते हैं क्रेडिट एडवांस देने से और परचेस करने से सिक्योरिटीज़ को, है ना। वो जो है मनी को लेंड करते हैं इंडिविजुअल्स को और बिजनेसेस को, जो कि उनके पास में डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं हम लोग पब्लिक की तरफ से, उस पैसे को लेते हैं और उसी को वो क्या करते हैं, लेंड कर रहे होते हैं इंडिविजुअल्स को या फिर बिजनेसेस को। हालांकि अगर हम लोग बात करें कमर्शियल बैंक इन पैसों को जो है वो पूरा का पूरा यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कि डिपॉजिट मतलब कि लेंडिंग पर्पस के लिए, है ना। दे आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन अमाउंट एज अ रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। उन लोगों को कुछ अमाउंट जो है वो सेंट्रल बैंक के पास में रखना होता है फॉर सर्विंग कैश रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिटर, ताकि उनका जो कैश डिपॉजिटर उनके जो है उनका उस सर्विस को जो है वो मेंटेन करते हैं। ऐसा कभी होता है कि आप बैंक जाते हैं और बैंक वाला कहता है कि आज हमारे पास में पैसे नहीं है, कल आइएगा, है ना। वो अगर आपने पैसे रखे हैं तो आप जब चाहिए जब चले जाइएगा बैंक आपको वो देगा ही। तो उसके लिए आरबीआई जो है वो रूल बना के रखा है कि आपको कुछ सर्टेन अमाउंट जो है वो आपके पास में जो डिपॉजिट के रूप में आता है उसका आप कुछ परसेंटेज जो है वो हमेशा अपने पास में बनाए रखिए। और वो पैसा जो है वो क्या करता है, आरबीआई अपने पास में रख लेता है और उसको उस पैसे को वो ना ही वो लेंड कर सकता है किसी को, ना ही वो किसी और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है। आफ्टर कीपिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर रिजर्व, कमर्शियल बैंक्स कैन लेंड द रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर द पब्लिक डिपॉजिट, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। अब बाकी के जो पैसे जो बचे हुए रहते हैं हम लोगों के पब्लिक डिपॉजिट के, वो आरबीआई के पास में कुछ पैसे रखते हैं, जैसे कभी भी 4% चल रहा है ना। तो इस 4% को क्या करेगा ना, हम लोग जो पैसे जमा किए तो इस मतलब कि आप 100 रुपये जमा किए तो इसका 4% यानी कि 4 रुपये जो है ये क्या करेगा, कोई भी बैंक सपोज कोई एसबीआई है, ये आरबीआई को ले जा करके दे देगा कि आपके पास में रखिए। और बाकी की जो 96 रुपीज़ है ये क्या करेगा, इस पैसे को लेंडिंग करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, जो भी एसबीआई का मन करेगा वो इस पैसे का कर सकता है, ठीक है। अब लिमिटेशंस क्या होते हैं क्रेडिट क्रिएशन के, तो सबसे पहले क्या है ना, अमाउंट ऑफ कैश। तो अमाउंट ऑफ कैश अफेक्ट्स द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक। जो कैश के जो अमाउंट होते हैं वो इफेक्ट करते हैं। अब कैसे देखिए यहाँ पे, तो जितना ज़्यादा कैश होता है कमर्शियल बैंक का फॉर्म्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, मोर विल बी द क्रेडिट क्रिएशन। जितना ज़्यादा पैसा हम लोग जमा करके रखेंगे उतना ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा। हाउएवर द अमाउंट ऑफ कैश बी हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक। लेकिन इसी के लिए, ताकि ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन नहीं हो जाए, इसके लिए आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक जो है वो उस पैसे को जो है वो कंट्रोल करके रखता है, ताकि मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा ना हो। क्योंकि अगर मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होगा ना तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो एक फ्लो स्मूथ चलते रहने के लिए आरबीआई को जो है वो कंट्रोल करना होता है मार्केट को, यानी कि इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जाता है। अब सेकंड क्या है हम लोगों का, सीआरआर, जैसे कि रेफर्स टू रिजर्व रेशियो ऑफ कैश। मतलब कि ये जो पैसे रखते हैं ना 4% आरबीआई के पास में, इसी को हम लोग सीआरआर बोलते हैं, जो कि आरबीआई के पास में मतलब कि सेंट्रल बैंक के पास में रखना होता है कमर्शियल बैंक को, जो कि मेन पर्पस होता है कीपिंग इस पैसे का, वो कि फुलफिल करे ट्रांजैक्शन का जो डिपॉजिटर का जब वो चाहे तब के लिए, और साथ साथ में उनका सेफ्टी को देखते हुए भी कि अगर कोई बैंक डूबता है तो उसके बदले में आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक जो है वो लाइबिलिटी उसका हो रहता है कि वो उसका पैसा दिलवाए, है ना। तो वो पैसा पहले ही लेकर के रख लेता है कि तुम एक काम करो, तुम्हारे पास में जितना डिपॉजिट है इसका इतना % हमको दे करके तुम छोड़ दो पहले ही से। एंड लिक्विडिटी ऑफ कमर्शियल बैंक, ताकि और साथ साथ में ये तो पब्लिक सेफ्टी के लिए है ही, साथ साथ में कमर्शियल बैंक का भी लिक्विडिटी जो है वो बना रहे, ताकि वो आसानी से इन्वेस्टमेंट वगैरह का जो काम है वो करते रहे। इन द कैश रेशियो फॉल्स, अगर सीआरआर फॉल करता है तो क्रेडिट क्रिएशन वुड बी मोर, है ना। तो
अगर जैसे कि 4% की जगह 3% ही रखना पड़ रहा है, यानी कि बैंक के पास में अब 96 की जगह कितना है, 97 रुपया है। तो अब ये 97 रुपया ज़्यादा है, यानी कि वो क्या करेगा, ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर सकेगा। अगर इसी का उल्टा होगा तो उल्टा हो जाएगा। अगर RBI 5% लेने लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, बैंकों के पास में 95 रुपया ही बचेगा। तो अब 95 रुपया ही वो क्या करेगा, अब कम पैसे हैं तो वो लेंड भी कम करेगा। और सी जो है वो हम लोगों का यहाँ पे है लीकेज इम्प्लाइज द आउटफ्लो ऑफ कैश। तीसरा हम लोगों का क्या है कि लीकेज जो है वो हम लोगों का है कि इसमें पैसे जो है वो बाहर जा रहे थे। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में सफ़र फ्रॉम द लीकेज ऑफ कैश। ज़्यादा अगर क्रेडिट क्रिएशन करेंगे तो ये पैसे जो है वो इकोनॉमी से बाहर जाने के भी चांसेस हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस लिमिटेशन वी कैन कंडक्ट दैट द क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इज द सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ जनरेटिंग इनकम। अगर हम लोग इसको कंक्लूड करें तो हम लोग कह सकते हैं कि कमर्शियल बैंक जो है वह सिग्निफिकेंट सोर्स है, मतलब कि एक क्रेडिट मतलब कि जनरेशन ऑफ इनकम करने के लिए। साथ साथ में कमर्शियल बैंक जो है वो हम लोगों का क्रेडिट क्रिएशन को भी कंट्रोल करके रखे रहता है। नहीं, RBI कंट्रोल करता है, लेकिन उसको फैसिलिटेट करवाने के लिए कौन है, बीच में मीडिएटर का काम कौन करता है, तो कमर्शियल बैंक्स। अब है हम लोगों का 18 कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है RBI का। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन ट्रांजैक्शन ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं लिक्विडिटी एक इकोनॉमी का, जैसे कि प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एंड इन्फ्लेशन। RBI क्या करता है ना कि ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है, और करता क्यों है, ताकि लिक्विडिटी जो है मार्केट में बना रहे, साथ साथ में प्राइसेस जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज़ के जो है वो कंट्रोल में रहे, मतलब कि रेगुलेटेड रहे, और इन्फ्लेशन भी रेगुलेटेड रहे। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो सिमल्टेनियसली होता कैसे है, तो सेल और परचेस जो है वो गवर्नमेंट करता रहता है, सिक्योरिटीज़ का, ट्रेजरी बिल्स का, ठीक है। RBI जो है वो कैरी आउट करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन थ्रू कमर्शियल बैंक्स एंड डज नॉट डायरेक्टली डील विद द पब्लिक। यहाँ पे पब्लिक के साथ वो डील नहीं करता RBI किसके साथ में डील करता है, कमर्शियल बैंक है। क्योंकि हम लोग अभी जस्ट देखें कि कमर्शियल बैंक ही जो है वो मनी सप्लाई को मतलब कि कंट्रोल कर सकता है। अगर उसको हम लोग बैंक को ही हम लोग कंट्रोल कर लेंगे तो उसके पास पैसे रहेंगे तो वो लेंड करेगा, नहीं लेंड नहीं करेगा तो मनी मार्केट में आएगा ही नहीं। टू इंक्रीज द मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक बाइज बैक द सिक्योरिटी। जब मार्केट में पैसा इंक्रीज करना होता है तो क्या करता है कि सेंट्रल बैंक अपने सिक्योरिटीज़ को वापस खरीद लेता है। अब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ वापस खरीदेगा, यानी कि बैंकों को वो पैसा दे देगा। और अगर रिड्यूस करना चाहता है तो वो क्या करता है कि सेल कर देता है अपने सिक्योरिटीज़ कमर्शियल बैंक को, और कमर्शियल बैंक उन सिक्योरिटीज़ को खरीद लेंगे। अब खरीदेंगे तो उनके पास तो पैसा रहेगा ही नहीं, तो फिर आगे क्रेडिट क्रिएट करेंगे कैसे। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो टूल है जिससे कि इन्फ्लुएंस होता है रेट ऑफ एक्सचेंज डेब्ट मार्केट में भी, साथ में अक्रॉस स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ एंड मैच्योरिटीज़। Quantitative easing is a holistic strategy to seek the ease or lowering borrowing rates to the help simultaneous growth in the economy। अब यहाँ पे क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है ये भी एक होलिस्टिक स्ट्रेटेजी है, मतलब कि चारों होलिस्टिक मतलब ना कि सब तरफ से मिला जुला करके एक स्ट्रेटेजी बनता है, जहाँ पे ये क्या करता है, ईजी कर देता है किसको, तो लोअर बोरोइंग रेट्स जो होता है उसको कम करने का काम करता है क्वांटिटेटिव ईजिंग, जिससे कि क्या है ना कि हेल्प होता है इकोनॉमी को ग्रो करने में। टाइप्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन कितने तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहला हम लोगों का आउटराइट परचेस, दूसरा हम लोगों का रीपर्चेस अग्रीमेंट, इसको कि हम लोग पेमो भी कहते हैं और रेपो कहते हैं, ठीक है। दिस इज अ परमानेंट एंड इन्वॉल्व्स द आउटराइट सेलिंग और बाइंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अभी हम लोग क्या पढ़े, कंट्रोल करने के लिए क्या करता है सेंट्रल बैंक, अपने सिक्योरिटीज़ को बाई और सेल करते रहता है, और उसी जगह पे रेपो रेट में क्या होता है, इन शॉर्ट टर्म आर सब्जेक्ट टू रीपर्चेज। यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये किसके लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का है 19, जिसमें है कि मल्टीप्लायर क्या है और इसका रिलेशन मल्टीप्लायर और MPC में क्या होता है। तो मल्टीप्लायर जो है वो इफेक्ट होता है, मैग्निफिशेंट इफेक्ट होता है, इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम GDP दैट अकर्स व्हेन एनी कंपोनेंट और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर चेंजेस। मल्टीप्लायर जो है वो क्या है, एक मैग्निफाइड इंक्रीज है इक्विलिब्रियम में,
जीडीपी के इक्विलिब्रियम में, जो कि अगर होता क्यों है, अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या फिर एग्रीगेट किसी भी एग्रीगेट मतलब कि जैसे कि एक्सपेंडिचर में चेंजेस होता है तो हम लोगों का मल्टीप्लायर जो है वो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हम लोगों का इक्विलिब्रियम जीडीपी भी वो इंक्रीज कर जाता है। जितना बड़ा एमपीसी रहेगा, स्मॉलर हम लोग का एमपीएस रहेगा, यानी कि जितना ज़्यादा हम लोग कंज्यूम करेंगे उतना कम हम लोग सेव करेंगे। द ग्रेटर द मल्टीप्लायर, और उतना ही बड़ा हम लोगों का मल्टीप्लायर हो जाएगा। एमपीएस अगर 0 रहेगा तो मल्टीप्लायर हम लोगों का कितना रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। अगर एमपीएस हम लोगों का 4 रहेगा तो हम लोग को मल्टीप्लायर कितना रहेगा, 2.5 रहेगा। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन द कंजम्पशन पर यूनिट चेंज इन द इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम लोग एमपीसी किसको कह सकते हैं, तो उस यूनिट को हम लोग कहेंगे जो कि हमारे इनकम में चेंज होने से इंक्रीज कर रहा है। एमपीसी जो है वो डिनोट करता है सी से, और जो कि इक्वल कितना होता है, 1 के होता है। द मैक्सिमम वैल्यू विच एमपीसी कैन स्टेक इज 1, मतलब कि एमपीसी जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। Investment multiplier refers to the ratio of the total increment in the equilibrium value of final goods output to the initial increment in autonomous expenditure and is denoted by K. अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का हम लोग बात करें तो ये एक ऐसा रेशियो होता है जो कि टोटल इंक्रीमेंट का करता है इक्विलिब्रियम वैल्यू में फाइनल गुड्स का जो आउटपुट हो रहा होते हैं। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कहने का मतलब क्या है कि जितने भी एक्सपेंडिचर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इसके वजह से क्या होगा ना कि हम लोगों का इक्विलिब्रियम जो है वो फाइनल गुड का जो है वो और ज़्यादा आगे चला जाएगा, क्योंकि हम लोग जैसे ही इंक्रीज करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट को, तो ये इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस से कहाँ आ जाता है, इकोनॉमी में, कि लोगों का इनकम बन के आ जाता है। अब इनकम आया तो लोग फिर से क्या करेंगे, फिर से उस मार्केट में डालेंगे, अब फिर से ये जो है वो क्या करेगा, फिर से इस मार्केट में करेगा। इसी तरीके से जो है मूवमेंट होता रहता है, और जितना बार ये गोल गोल घूमता रहता है उतना मल्टीप्लायर हम लोगों का चलते रहता है, और जितना राउंड ये मारता है उतना हम लोग का मल्टीप्लायर जो है वो हायर होता है। जैसे कि 4 राउंड मारा तो मल्टीप्लायर 4 है, 5 राउंड में तो मल्टीप्लायर 5 है। तो वही है कि लोग कितना सेव कर रहे हैं और कितना लोग जो है वो खर्च कर रहे हैं, और इसको हम लोग जो है वो के से डिनोट करते हैं। मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट का क्या होता है, चेंज इन इनकम बाय चेंज इन ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसको कि 1/1 माइनस सी से भी डिनोट किया जाता है, और इसको कि हम लोग इन्वेस्टमेंट बाय सेविंग भी हम लोग इसको कह सकते हैं, मतलब कि इनकम बाय सेविंग भी हम लोग इसको कहते हैं। 1 माइनस सी है, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, जितना हम लोग इनकम किए हैं और 1 माइनस कंजम्पशन कर देंगे, है ना, तो 1 रुपया कमाए जितना कंज्यूम, तो बाकी को बचा वो सेविंग ही है ना हमारा। तो इसको 3 फॉर्मूला यहाँ पे है। इसको ये वाला आप डेल्टा आई बाय डेल्टा ए भी आपको लिखा हुआ मिल सकता, सॉरी डेल्टा ए भी लिखा हुआ आपको मिल सकता, ठीक है, डेल्टा आई बाय डेल्टा ए। अब रिलेशनशिप जो है वो मल्टीप्लायर और कंज्यूमर, मल्टीप्लायर और एमपीसी में क्या होता है, तो जब एमपीसी हम लोगों का 0 होता है तो हम लोगों का इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लायर जो है वो इक्वल किसका रहेगा, यूनिटी के रहेगा। अगर हम लोगों का मैक्सिमम जो है वो मल्टीप्लायर मतलब कि एमपीसी जो है वो अगर हम लोग का मैक्सिमम है, देयर इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, हम लोग का इनफाइनाइट हो जाएगा। जितना हम लोग कंज्यूम कर, अगर हम लोग सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें, यानी कि 1 रुपया कमा, 1 रुपया पूरा का पूरा खर्च कर दिए, फिर ये 1 रुपया क्रम में गया, फिर ये घूम करके आएगा, फिर 1 रुपया गया, फिर ये घूम के, तो इनफाइनाइट टाइम तक वो घूमते रहेगा। द मिनिमम द वैल्यू ऑफ द एमपीसी, देयर इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर। जितना एमपीसी कम होगा उतना हम लोगों का मल्टीप्लायर जो है वो कम रहेगा, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन होता है हम लोग का एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में। एज द एमपीसी इंक्रीजेज देयर इज ऑल्सो एन इंक्रीज इन द मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा। जैसे ही हम लोगों का एमपीसी इंक्रीज करता है वैसे ही हम लोगों का मल्टीप्लायर भी जो है वो इंक्रीज होता है। देयरफॉर देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं और आपको समझाना चाहूँगी। यहाँ पे है मल्टीप्लायर एक बार, तो देखिए अब मल्टीप्लायर का है ना यूँ कुछ कि जैसे कि अगर 1 रुपया कोई कमा रहा है, हम लोगों का एक साइड क्या होता है, इनकम होता है, एक साइड में हमारा क्या होता है कि डिमांड, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोगों का
एक साइड में हमारा इनकम है, एक साइड में हमारा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है ना। ये साइड हमारा इनकम का होता है, मतलब कि सप्लाई साइड होता है, ये साइड हमारा क्या होता है, डिमांड साइड का होता है। तो जैसे ही अगर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ होगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टमेंट हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट जैसे ही इंक्रीज़ होता है तो ये किसी न किसी फैक्टर का पेमेंट बन करके इनकम होकर चला जाता है। अब लोग क्या करते हैं, कुछ पैसे जो है अपने पास में रख लेते हैं, यानी कि जैसे कि 0.8 जो है वो कंज्यूम करने में लगा दिया और 0.2 जो है वो सेव कर लिया। अब ये 0.8 जो है वो फिर से मार्केट में चला जाएगा, अब फिर से ये मार्केट में गया है, यानी कि ये फिर से डिमांड बन करके फिर से आ जाएगा यहाँ पे, मतलब कि इनकम बन के फिर से लोग क्या करेंगे, 0.2 सेव करेंगे, फिर से बाकी का 0.8 जो है वो यहाँ पे लगा देंगे। इसी तरीके से ये मूवमेंट जो है वो चलते रहता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, जितना ज़्यादा लोग कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा ये मल्टीप्लायर घूमते रहेगा। जितना मल्टीप्लाई यहाँ पे कंजम्पशन कम होगा उतना ये मल्टीप्लायर जो है वो कम रहेगा। इस चीज़ को यहाँ पे समझाने का कोशिश किया है मैंने। आपको अगर नहीं समझ में तो इस पार्ट को आप रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज़ है ही। अगर समझ में आ गया एक बार में तो बहुत अच्छा से, बहुत आसानी से आप इसको जो है वो लिख सकते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर करने का एक और तरीका क्या है कि आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और भी, मतलब कि एक एक एग्जाम्पल के साथ में लिखेंगे तो ये थोड़ा सा और बेटर हो सकता है। मतलब कि बेटर मतलब आंसर जो है ना, अगर आपको बड़ा करना है एग्जाम में तो आपको क्या करना है कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे 0.8 वाला लिया ना, आप ले सकते हैं उसको कि यहाँ मल्टीप्लायर जो इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे MPS हम लोगों का फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हम लोगों का 0.4 है, तो मल्टीप्लायर हम लोगों का कितना हो जाएगा, 0.25 रहेगा। तो ये इस वीडियो में इतना ही था हम लोगों का। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आपको किस और नए सब्जेक्ट पे आपको चाहिए वीडियो। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द बना करके आपको दे दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।